तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके और जीएस की क्लास कर रहे हैं, तो जीके और जीएस की क्लास में आपका जो जीके का क्लास है वो आपको चल रहा है। भारत का बंगाल का गवर्नर हो गया है, भारत का गवर्नर हो गया है, अब भारत का वायसराय। जैसे कि आपको पता है कि ये गवर्नर जो है ना 3 नामों से जाना गया। 3 नामों से पहले सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में पहले आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, फिर गवर्नर जनरल से बन गया आपका भारत का गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल से बन गया है भारत का वायसराय। तो आज हम भारत की वायसराय को ही पढ़ेंगे। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय जो ना 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था भारत का वायसराय, अर्थात भारतीय गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया और 1858 के अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत जो है ना भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए। अर्थात कहने का मतलब है कि शासन जो है ना कंपनी के अधीन से हट करके और सीधा चला गया क्राउन के हाथों में, और क्राउन के हाथों में जाते ही इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज किसके काल में हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि 1856 से लेकर के 1862 तक, 1856 से लेकर के 1862 तक केनिंग का काल है। केनिंग का काल है। अब 56 में केनिंग रहा, 57 में सैनिक विद्रोह हुए, और 57 में सैनिक विद्रोह हुए, 58 में जो है ना सैनिक विद्रोह को दमन कर दिया गया और एक अधिनियम लाया गया जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं। और इस अधिनियम के तहत नाम को परिवर्तन कर दिया गया और नाम को परिवर्तन करके बन गया वायसराय। तो इसी वायसराय से हम जानेंगे कि भाई वायसराय के कालों में क्या क्या हुए, घटनाएं हुए जो एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, हर जगह पूछा गया है। आपको एक जगह नहीं, हर जगह पूछा गया ये सवाल। इसीलिए आपको हर दृष्टि से ये कंफर्म करके रखना है कि भाई कोई भी सवाल आ जाए, अगर गवर्नर और भारतीय वायसराय और गवर्नर जनरल से पूछा जाता है तो मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसके लिए आपको वीडियो हर हाल में 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ऐसे हम पहली बार समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी 2 से 3 बार जब तक आप इसको नहीं देखते हैं तब तक क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए 2 से 3 बार आपको देखना हर हाल में जरूरी होगा। और जस्ट लाइक आपको नोट भी करना चाहिए, नोट करने से ज़्यादा याद होते हैं। याद रखिएगा कि जब आप नोट करेंगे तो 100% है कि याद होगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि केनिंग जो है ना वायसराय के रूप में आता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड केनिंग बन गया। लेकिन भारत का जो अंतिम वायसराय है वो कौन बना, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये पूछा जाता है अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो पूछा जाएगा आपको, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। थोड़ा मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज को आप समझ जाइए। थोड़ा सा प्रश्न पूछने का, ट्विस्ट करने का या टफ करने का तरीका क्या क्या हो सकते हैं। तरीका ये है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, तो गवर्नर जनरल तो यहाँ से पद समाप्त होता है, लेकिन ये पद समाप्त होने के बाद फिर से ये 1844 से 47 के बीच में जब आता है, 1847 आता है, तो उस समय 1947 आता है, तो 1947 में स्वतंत्र होता है हमारा भारत। तो उस समय फिर से ये पद जो है ना गवर्नर जनरल के रूप में आ जाता है। तो अब गवर्नर जनरल के रूप में दोबारा आया, तो अंतिम तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, अंतिम केनिंग को नहीं मान सकते, इसीलिए केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नहीं जाना जाता है। लेकिन अगर वही पूछ दिया जाए कि ईसीआई ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंतिम गवर्नर जनरल, तब ये होगा, क्योंकि कंपनी इसका खत्म यहीं पे हो गया है। तो अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी पूछा जाता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है, सीधे भारत का पूछा गया है या ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ खत्म हो रहा है, इसीलिए ये अंतिम बन गया। ठीक है, तो अंतिम में पूछा जा रहा है और फर्स्ट के लिए भी पूछा जा रहा है। फर्स्ट के लिए वायसराय होगा और अंतिम के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड केनिंग बना। तो इस बातों को समझ जाइए। और उसके बाद केनिंग के समय आपको क्या क्या याद रखना है, तो आपको आईपीसी
ठीक है। इंडियन पिनल कोड जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं 1860 में आया, ये बात आपको याद रखना है। इंडियन पिनल कोड की स्थापना जो है ना इसी के कार्यकाल में हुआ। साथ में आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह आया इसके काल में 1856 में। तो ये पूछा जाता है कि 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है, तो 1856 का है, क्योंकि विधवाओं को विवाह करने की इजाज़त, कानूनी इजाज़त यही मिली इसी के काल में। उसके बाद आपको बता दें कि इसी के काल में 1857 में विश्वविद्यालय बीबी की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, और ये कलकत्ता में बना था। और यहाँ से कलकत्ता में बना था। और कलकत्ता में ये ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में जब विश्वविद्यालय बना तो सबसे पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर आईएएस बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो पूछा जाता है कि भारत में पहली बार आईएएस बनने वाला व्यक्ति क्या कौन है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रख लीजिए सत्येंद्र नाथ टैगोर, टैगोर को याद कर लीजिए, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपको मैंने बताया कि भाई क्या क्या याद रखना है। आईपीसी की धारा को याद रखना है, इंडियन पिनल कोड जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह 1856 को याद रखना है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर आईएएस बन गया। 1857 में जब बीबी की स्थापना हो गई तो उसके बाद कंपनी के अंदर अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपको यही लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद है राज्य में जो विलय नीति चलाया था जिसको हम हड़प नीति कहते हैं, आपको पता होगा। हड़प नीति अगर आप देखे होंगे वीडियो दोबारा तो 100% याद हो गया। हड़प नीति जो चलाया था लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति जो चलाया था लॉर्ड डलहौजी, जिसके तहत राज्य को हड़प लिया जाता था। काहे कि गोद लेने की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था, जिसको हम व्यापक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब को समाप्त कर दिया। तो शुरू करने के लिए डलहौजी का नाम आएगा और समाप्त करने के लिए कैनिंग का नाम आएगा। याद रखिएगा कि कैनिंग ने व्यापक सिद्धांत को समाप्त किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है कि आपको समाप्त करना पूछा गया है या शुरू करना। तो ये समाप्त और शुरू करने के लिए आंसर अलग हो जाते हैं, ठीक है। समाप्त करने वाला कैनिंग है, लेकिन शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो 4-5 शब्द है जिनको आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आप जो उच्च न्यायालय देख रहे हैं, अभी उच्च न्यायालय जो देख रहे हैं 1862 में ये बना था पहली बार उच्च न्यायालय। और 3 जगह 1862 में बनाया गया था। मद्रास में बना था, मुंबई में बना था, और उसके बाद कोलकाता में बना था। कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इन तीनों जगह जो है आपको बनाया गया था उच्च न्यायालय। तो पहली बार किसके कार्यकाल में बना था, तो यही लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना था। तो प्रथम बार 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और लॉर्ड कैनिंग के काल जैसा कि आपको पता है कि 1856 से लेकर के 1862 तक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूं, आईपीसी धारा को 1860 का, विधवा पुनर्विवाह 1856 का, ठीक है। और उसके बाद है विश्वविद्यालय 1957 का। उसके बाद आपसे 1863 में आईएएस बनने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद है आपको कंपनी के तहत गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में पूछा जाएगा कि कौन बना, तो यही बने, मतलब किसके कार्यकाल में बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। उसके बाद हाई कोर्ट की स्थापना पूछेगा कि कब हुआ और किसके कार्यकाल में किया गया। तो मेरे ख्याल से इतना बात अगर याद है तो इससे ज़्यादा अभी तक ना पूछे गए हैं और ना पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में इसी से उठा करके दिए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, जीके जीएस के लिए। आगे हम बढ़ जा रहे हैं। अगला जो है आपका आता है वायसराय। गवर्नर नहीं है, अब तो हम वायसराय इसको बोलेंगे। हालांकि गवर्नर आप बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नर नहीं, अब ये वायसराय बन चुके हैं, इसलिए वायसराय कहने में उचित होगा। क्योंकि 1862 से लेकर के 1863 से लेकर 1863 के लिए छोटे दिन के लिए कौन आता है, तो वो आते हैं एल्गिन, ठीक है। एल्गिन आता है, एल्गिन फर्स्ट है, एल्गिन आता है, याद रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन जिसको कहते हैं हम। अब एल्गिन के कार्यकाल में क्या हुआ था, तो एल्गिन के कार्यकाल में बहावी आंदोलन हुआ था।
हमारे लिए बहावी आंदोलन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इस आंदोलन का केंद्र जो था पटना में था, इसीलिए पटना आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी बिहार के एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो ये पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो पटना में। इसीलिए आप ये पूछा जा सकता है कि किस वायसराय के काल में हुआ था, तो वायसराय एल्गिन था। तो 1862 से 63 के बीच में बहावी आंदोलन हुए थे। उस आंदोलन में पटना में केंद्र जो है ना, हालांकि ये आंदोलन जो है ना और आगे भी चला है, लेकिन शुरुआती यहीं से हुआ है, इसलिए एल्गिन के कार्यकाल में बहावी आंदोलन हुआ था। तो बहावी आंदोलन कहाँ हुए थे बिहार में, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ इसका केंद्र था, तो पटना में था। और दूसरी बात है किसके कार्यकाल में हुआ, तो इससे ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे, इससे आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब 1800 आ जाएगा, 1863 से लेकर के 1863 से लेकर के 1869, 1863 से लेकर के 1863 से लेकर 64 नहीं, 1863 से लेकर के 1869 होंगे, ठीक है। अब 1863 से लेकर 1869 के बीच जो है आपका लॉर्ड लॉरेंस आता है। लॉर्ड लॉरेंस जो है ना, लॉर्ड लॉरेंस के काल में आपको क्या याद रखना है, तो प्रथम आंग्ल भुट्टान युद्ध हुआ था। तो पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल भुट्टान मतलब अंग्रेज और भुट्टानों के बीच युद्ध हुआ। जैसे कि आपको पता है कि म्यांमार के साथ युद्ध हुआ, नेपाल के साथ युद्ध हुआ, तो भुट्टान के साथ भी इसका युद्ध हुआ है। तो प्रथम बार जो युद्ध हुआ भुट्टानों के साथ, भुट्टान एक हमारा पड़ोसी देश है, ये बात आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो इस पड़ोसी देश, जितने भी पड़ोसी देश है लगभग सब जगह हड़पा गया अंग्रेजों के द्वारा। तो प्रथम आंग्ल भुट्टान युद्ध जो हुआ है आपका इसी के कार्यकाल में हुआ है, लॉर्ड लॉरेंस के काल में। तो ये ध्यान रख लेंगे कि लॉर्ड लॉरेंस के काल में प्रथम आंग्ल भुट्टान युद्ध हुआ है। तो मैंने अभी छोटा छोटा चीज एल्गिन के बारे में बताया, बस एक शब्द बता दिया कि भाई बहावी आंदोलन हुआ। मैं अब जान लीजिए कि लॉरेंस के बारे में, तो लॉरेंस के बारे में आंग्ल भुट्टान युद्ध हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आंग्ल भुट्टान युद्ध। और उसके बाद आपका आ जाता है 1869 से 1872, 1869 से 1872। अब 1869 से 1872 किसका कार्यकाल रहा, तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा। मेयो से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेयो, लॉर्ड मेयो जो है ना, पहली जनगणना की शुरुआत अगर कहीं से हुआ तो 1872 में ही हुआ है, 1872 में। हालांकि नियमित जनगणना की शुरुआत अगर पूछा जाता है तो 1881 आंसर होता है, लेकिन शुरुआती यहाँ से 1872। तो उस समय 1872 में लॉर्ड मेयो था, वायसराय के रूप में लॉर्ड मेयो था, इसलिए मेयो को जनगणना के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन अगर जैसे ही पूछेगा कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो ये रिपन हो जाता है, इसका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाता है, क्योंकि उस समय रिपन होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन 1872 1881 दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद है कि मेयो के कार्यकाल में और क्या क्या घटनाएं घटी। तो पहली बार केंद्र राज्य जो है ना, केंद्र राज्य के मतलब वित्तीय विवरण आया, मतलब केंद्र और राज्य के लिए वित्तीय विवरण मेयो के कार्यकाल में ही आया है। उसके बाद है आपको सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ। सर्वेक्षण विभाग बनाया गया लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पहला भारतीय सर्वेक्षण विभाग बना है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और मेयो से एक सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन सा वायसराय हुआ जिसको पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दिया गया, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दिया गया। तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या इसी लॉर्ड मेयो का कर दिया गया। एक अफगानी अफरीदी नाम का व्यक्ति था, अफगान का था, जिसने इसका हत्या कर दिया। तो वो पहला गवर्नर है जिसका हत्या उसके कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। वो पहला वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि वो गवर्नर, ये वायसराय कौन है जिसके हत्या जो है ना उसके कार्यकाल के दौरान कर दिया गया। तो उसकी हत्या जो है ना लॉर्ड मेयो का हत्या हुआ है। अफरीदी था वो, आपका ध्यान रखिएगा कि वो अफगानी व्यक्ति था जिसने हत्या पोर्ट ब्लेयर में किया। तो कहाँ किया ये भी पूछा जाता है, कौन किया ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद आपको साथ में ये भी पूछा जाता है कि उस वायसराय का क्या नाम था। तो ये तीन चीज याद रखेंगे। पहला मेयो था, दूसरा कहाँ हत्या हुआ, पोर्ट ब्लेयर में हुआ, तीसरा किसने किया, तो अफगानी व्यक्ति आपको था, अफरीदी नाम का व्यक्ति था जिसने हत्या किया है। तो आप ये इतना बात ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, वित्तीय विवरण केंद्र राज्य के बीच आया इसके कार्यकाल में। उसके बाद जनगणना की शुरुआत हुई इसके कार्यकाल में। उसके बाद आपको सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई इसके कार्यकाल में। उसके बाद इसकी हत्या हो गई। जो प्रथम व्यक्ति था जिसका कार्यकाल के दौरान हत्या, प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान इसकी हत्या हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आता है 1872 से लेकर के 1876, 1872 से
1872 से 1876 में क्या हुआ और कौन था? नॉर्थब्रुक था। नॉर्थब्रुक जो है ना गवर्नर वायसराय के रूप में आता है और नॉर्थब्रुक से ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, विवाह के चलते ये प्रचलित है। आर्य समाज विवाह जो शुरुआत हुई इसी के कार्यकाल में हुआ। तो पूछा जाता है कि आर्य समाज विवाह की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ। सार्वभौम विवाह जिसको हम कहते हैं अंतरजातीय विवाह, तो अंतरजातीय विवाह की शुरुआत इसी का देन है, क्योंकि पहले लोग एक जाति से दूसरे जाति में शादी नहीं करते थे, लेकिन इसने कानून बनवा दिया कि भाई कोई भी जाति किसी से भी शादी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सार्वभौम विवाह जो है ना का अधिनियम यही 1872 में लागू कराया गया। तो इतना ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। ये पूछा जाता है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसी के कार्यकाल में कूका आंदोलन हुआ था। 1872 से 76 के बीच में हुआ था, इसीलिए पंजाब का कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ है। तो नॉर्थब्रुक को किस बातों के लिए याद रखेंगे? तो विवाह के लिए आर्य समाज, और दूसरी बात है सार्वभौम विवाह, अंतरजातीय विवाह जिसको कहते हैं, और उसके बाद पंजाब में कूका आंदोलन। तो इतनी बात आपको नॉर्थब्रुक से याद रखना है। अब हम आपको या आप बताएंगे आपको 1876 से लेकर के 1880, 1876 से लेकर के 1880। अब 1876 से 1880 में लीटन आता है, और लीटन जो है ना एग्जाम में छपने वाला आपका वायसराय है। याद रखिएगा कि ये बहुत ही एग्जाम में छपे हैं। लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 100% में 50% एग्जामों में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये लीटन बहुत चर्चित रहा है और सबसे हमको लग रहा है कि ये अलोकप्रिय रूप में, और इसकी लोकप्रियता के रूप में नहीं बल्कि अलोकप्रियता के रूप में ये चर्चित है। अब अलोकप्रियता क्या होता है ये समझ लीजिए कि लॉर्ड लीटन जो है ना, लॉर्ड लीटन आते ही सबसे पहले इसने कहा कि भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? प्रेस एक्ट क्या है? तो ये जो है ना एक ऐसा अधिनियम है, ऐसा नियम है जिसमें प्रेस को बैन किया गया, अर्थात प्रेस से आज़ादी छीनी गई। ठीक है, प्रेस से आज़ादी छीनने का मेन अगर कोई एक्ट है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसने आते ही प्रेस पर सबसे पहले बैन लगा दिया। जैसे कि आपको पता है कि प्रेस हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है। हमारे संविधान में चौथा स्तंभ माना गया है प्रेस को। अब इस प्रेस चौथे स्तंभ को जब आप बैन लगा दीजिएगा तो आदमी कैसे स्वतंत्र रहेगा? आप स्वतंत्र तभी है जब आपका चौथा स्तंभ स्वतंत्र है। तो ये व्यक्ति पहले आते सबसे पहले इसने प्रेस पर ही बैन लगाया। अब समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता को इसने छीनने का प्रयास किया। तो इस बातों से ध्यान रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसने छीन ली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके। ठीक है, और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इसने बहुत मतलब जितने भी प्रेस थे उस पर उसने एक नियम लगा दिया, एक शस्त्र अधिनियम भी लाया है। शस्त्र अधिनियम, ठीक है, शस्त्र अधिनियम अर्थात बिना लाइसेंस के आप कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते। पहले बिना लाइसेंस के लोग रख लेते थे। अब जब ये आया तो कहा कि भाई बिना लाइसेंस के ना तो आप प्रेस चला सकते हैं, ना तो बिना लाइसेंस के कोई आप शस्त्र रख सकते हैं। तो शस्त्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने लाया। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता को छीनने का इसने पूरा का पूरा प्रयास किया है। और उसके बाद आपको ये बात और ध्यान रखना है कि प्रथम अकाल आयोग इसी के कार्यकाल में बना था। जो अकाल आयोग जो बना था, ये अकाल आयोग इसकी अध्यक्षता कौन करी थी? तो स्ट्रेची करी थी। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची उसका पूरा नाम है। तो पूछा जाता है कि प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? तो लीटन के कार्यकाल में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने करी? तो अध्यक्षता करी थी रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी के कार्यकाल में जो विक्टोरिया थी, विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इस विक्टोरिया को भारत की महारानी बना दिया गया। तो पूछा जाता है कि विक्टोरिया जो है ना भारत की महारानी कब बन गई? हालांकि शासन जो है ना उसको 1858 में आ गया हाथ में, लेकिन वो भारत की महारानी नहीं बनी। उस समय ब्रिटिश की ही महारानी थी, लेकिन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कि विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाया गया। सिविल सेवा का एज उसने घटा दिया, मतलब अधिकतम एज उसने 19 वर्ष से लेकर के
सॉरी 21 वर्ष पहले था, 21 वर्ष से उसने 19 वर्ष कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, एज घटा दिया। तो वो गलत काम किए, उनका नेचर अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी भारतीय, कोई भी भारतीय सिविल सेवा में जाए। इसीलिए उसने एज को कम कर दिया, कहा कि भाई 19 साल वाले तक ही व्यक्ति IAS बन सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बन सकता है। 21 साल जब हो जाएगा, जब 19 साल से पार आप कर जाएंगे तो आप IAS नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा उसने कर दिया अधिकतम, मतलब अगर आप 19 साल के पार कर गए, आपको IAS बनने की सपना खत्म हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा कानून, पहले 21 वर्ष था और उसने क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया, 2 साल घटा दिया। इससे उसका करने का नीति इसलिए था कि वो चाहता था कि कोई भी भारतीय IAS ना बने, क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर आपको हम बता दिए हैं कि IAS बन गया था, जिससे उसको जलन हो गया था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बड़ा, मतलब कोई भी भारतीय जो है ना अच्छा पद पर जाए। ऐसी परिस्थिति में उसने ये एक अधिनियम लाया, और जिसके जरिए उसने क्या किया कि अधिकतम आयु को उसने क्या कर दिया, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। तो ये भी बात पूछा गया है। शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया था, याद रखिएगा, शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया था। तो लिटन के लिए, लिटन पूरा का पूरा जो भी काम किया है, मतलब भारतीय के लिए एक दुखद बात है, और जो कि हम इसीलिए अलोकप्रिय वायसराय के रूप में इसको जानते हैं। मतलब सबसे तो नहीं, सबसे अलोकप्रिय अगर पूछा जाता है तो वो लॉर्ड आपका कर्जन है, सबसे अलोकप्रिय, लेकिन अलोकप्रियता की श्रेणी में इसको हम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई लिटन क्या क्या कार्य किए। शस्त्र अधिनियम लाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए, इसने एज को घटा दिया सिविल सेवा में। उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रथम अकाल आयोग इसके स्थापना हुआ। उसके बाद है साहित्य के जगत में इसका नाम एक उपनाम पड़ गया, ओपन मेरिडियन, ठीक है, ओपन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि ओपन मेरिडियन के नाम से साहित्य जगत में कौन जाना जाता है, तो यही जाना जाता है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन से आपको इतना बात ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला, शस्त्र अधिनियम लाने वाला, उसके बाद है भारत की महारानी घोषित इसी के कार्यकाल में हो गया। स्ट्रेची अकाल आयोग बना तो स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसी के कार्यकाल में बना। उसके बाद साहित्य जगत में इसके ओपन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। इसने सिविल सेवा में एज को घटाया था, इसने शस्त्र अधिनियम लाया था। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला वायसराय है आपका, जैसा कि आपको पता है कि अगला वायसराय कौन है, अगला वायसराय भगवान रिपन। अब भगवान कह रहे हैं सर, भगवान रिपन कह रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई बात होगा। भगवान रिपन, लॉर्ड रिपन हम हर जगह कह रहे थे, लॉर्ड लिटन कह रहे थे, लेकिन अभी हम कह दिए भगवान रिपन। अब भगवान रिपन कहने का मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है, ठीक है। भगवान रिपन जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि भगवान रिपन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये आते ही सबसे पहले इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। आया, कहा कि नहीं रहेगा ये बैन, तो स्वाभाविक है जो स्वतंत्रता के लिए काम करे उसको भगवान क्यों नहीं कहेंगे, 100% भगवान कहेंगे। तो इसीलिए इसने आया और कहा, ये दयालु टाइप का आदमी था, और इसने आया और सबसे पहले इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। कहा कि नहीं रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि ये एक्ट स्वतंत्रता को छीनता है, इसीलिए इस एक्ट को समाप्त किया जाता है। तो सबसे पहला बात ये हो गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद हम आपको कई बार बता चुके हैं 1881 इसका कार्यकाल 80 से लेकर 84 तक रहा है। इसका कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 तक रहा है। तो इस बीच में 81 तो आएगा ही। अभी नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो हम कई बार ये चीज चर्चा कर चुके हैं, आखिर आ ही गए इसके यहाँ। तो यानी कहने का मतलब है कि 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लिटन और रिपन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, याद रखिएगा, लिटन और रिपन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो लिटन और तो पहले री आता है और बाद में ली आता है, लेकिन उल्टा है, पहले आया था लिटन और बाद में आया था रिपन। इसीलिए याद रखिएगा कि आप सोचिएगा कि कौन पहले आया, तो पहले तो मतलब पहले लिटन आया, याद रखिएगा कि जो अच्छा कार्य किया वो बाद में आया, जो खराब कार्य किया वो पहले। ये बात अगर याद रखिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि री पहले आता है, लेकिन आने को चाहिए रिपन को, लेकिन आ गया कौन, लिटन। उल्टा याद रखिएगा तो ध्यान रहेगा। ऐसे आपको जैसे ट्रिक बनता है वैसे बना लीजिए। ऐसे पूरा अगर कंसेप्ट बेस पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि ट्रिक की जरूरत होती है किसी को, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद स्थानीय स्वशासन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए स्थानीय स्वशासन। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या होता है ये जान लीजिए, ठीक है। जो पंचायत लेवल पर जो शासन चलता है उसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है।
स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत में और नगर पालिका में शासन चलाने वाला व्यक्ति पहली बार यही है, इसीलिए हम इसको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जानते हैं। भारत का उद्धारक की संज्ञा इसको दिया गया है लॉर्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको क्या कहा, भारत के ये उद्धारक हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि किसने कहा था कि रिपन को भारत का उद्धारक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरी बात है कि भारत की उद्धारक की संज्ञा किसे मिला है, तो लॉर्ड रिपन को। भगवान किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त कर दिया, लॉर्ड रिपन। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन। इसे लीटन और रिपन ही एग्जाम में छपते हैं अधिकतर, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका वायसराय के लिए सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया तो लीटन और रिपन से ही पूछा गया, क्योंकि यही दोनों में कंफ्यूजन हमेशा हमारा बनता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पंजाब जो है ना ब्रिटिश, उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके कार्यकाल में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत हुई। एक हो गया पंजाब विश्वविद्यालय और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1884 में हुआ था, 1884 में पंजाब विश्वविद्यालय बना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहला विश्वविद्यालय 1857 में बना, लेकिन जब दूसरी बार विश्वविद्यालय की बात आई तो उनको लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई 2 जगह, एक इलाहाबाद और एक पंजाब। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल चर्चा में रहा। क्या था इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल क्या था ये ध्यान कर लीजिए। तो ये लाया था रिपन, लॉर्ड रिपन, क्योंकि इल्बर्ट बिल में था कि भाई भारतीय जज भी कोई भी चीज को मतलब अंग्रेजों के प्रति खिलाफ अगर अंग्रेज के जज जो है ना गलती करते हैं तो सुनवाई कर सकते हैं, उस बिल में लिखा गया था। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या व्यवस्था थी कि भारत के कोई भी जज अंग्रेजी जज के फैसला नहीं कर सकता था, ये बात था। सुन लीजिए पहले सीधी सी बात कि भारत का कोई भी जज अंग्रेजी जजों के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता था। इसीलिए इस बिल में जब रिपन आया था तो एक बिल आया था जिसमें लिखा था कि भाई भारतीय जज को भी मौका मिले अंग्रेजी जजों को फैसला करने के लिए। तो इसी बिल के चलते जो है इसने क्या किया, जब ये बिल आया तो बिल जो अंग्रेजी लोग थे ये नाराज हो गए। अंग्रेज लोग कहे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ भारतीय लोग हमारा फैसला करें। तो इस परिस्थिति में इसने 1884 में त्याग पत्र दे दिया, कहा कि भाई हमको नहीं रहना है। जब हम वायसराय बने, हमको पद पर आपने रखा तो पद की गरिमा समझो ना, जो सही होगा वो करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में उसने इल्बर्ट बिल लाया, कहा कि भाई भारतीय भी मतलब अपने पास कैपेसिटी रखे कि भाई अंग्रेजों के प्रति अगर अंग्रेज कोई गलती करता है तो उसका फैसला दे, लेकिन ये मानने को अंग्रेज तैयार नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में इसको त्याग पत्र देना पड़ा। अब देख लीजिए कि हमारे लिए त्याग पत्र अगर देते हैं, भारतीय के लिए देते हैं, तो क्यों ना भगवान कहें। इसीलिए ये भगवान रिपन के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त किया। दूसरा स्थानीय स्वशासन लाया, मतलब पंचायत लेवल पर इसने शासन व्यवस्था चलाया। उसके बाद है कई विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय खुलवाए जो पंजाब और इलाहाबाद में खुलवाए। उसके बाद है कि इनको भारत का उद्धारक कहा गया। उसके बाद कौन कहा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे इल्बर्ट बिल पर विवाद हुए। इल्बर्ट बिल क्या था मैंने बता दिया कि भाई जज के प्रति सुनवाई, ये इल्बर्ट बिल था। अब तो ये सारे चीज़ों के लेकर के वो प्रसिद्ध है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 84 से आगे, क्योंकि 1884 तक तो यही रहे हैं। 84 में ये त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र के बाद अब आता है डफरिन। जैसा कि आपको बता चुके हैं हम 1884 से लेकर के 1888 तक, 1884 से लेकर 1888 तक मैं डफरिन की चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ कि डफरिन था और डफरिन के कार्यकाल में क्या हुआ है मैं भली भांति हर चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा चीज़ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था एक इसके कार्यकाल में, मतलब थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब बर्मा के साथ युद्ध तीसरा हुआ है, तो इसी डफरिन के कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद आपको है कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के कार्यकाल में 1885 में हुई। तो 2 ही बात आपको ध्यान रखना है डफरिन से ज़्यादा कुछ पूछे नहीं गए हैं। अभी तक पूछे गए हैं कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। जिस समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो उस समय आपका जो वायसराय कौन था, तो यही था
लॉर्ड डफरिन, क्योंकि 1884 से 1885 से 1886 के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, तो इसका कार्यकाल 84 से 88 था। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कौन रहा होगा। अब हम बताएंगे 88 से लेकर 94 तक, 1888 से लेकर 1894, 1888 से 1894 में लॉर्ड लैंसडाउन आता है। लॉर्ड लैंसडाउन। अब लॉर्ड लैंसडाउन को आपको क्यों ध्यान रखना है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासन काल में भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अधिनियम है। 1892 में, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम। जब हम आपको संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे तो भारतीय परिषद अधिनियम को भी बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अभी पहले बता देते हैं आपको कि भारतीय परिषद अधिनियम क्या था। तो यहाँ से इस अधिनियम के द्वारा जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की मंजूरी मिल गई। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की चुनाव की शुरुआत कब से हो गई, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, या किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है ना इसी के कार्यकाल में हुआ। दूसरी बात है फैक्ट्री अधिनियम इसके कार्यकाल में 1891 में आया था। 1891 में फैक्ट्री अधिनियम आया था। तो इसीलिए फैक्ट्री अधिनियम को ध्यान रखिएगा कि किसके कार्यकाल में आया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। और अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड लैंसडाउन। किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो यही दो चीज पूछे गए हैं, ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। अब डफरिन को आप याद रखेंगे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कांग्रेस के लिए और आंग्ल बर्मा युद्ध के लिए। लैंसडाउन को आप याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के लिए, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की मंजूरी मिल गई और फैक्ट्री अधिनियम आया था। तो इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं पूछा गया है। आगे 94 से लेकर के 99 की बात करेंगे। 1894 से लेकर के 1899। 1894 से 1899 कौन था, तो एल्गिन द्वितीय, जो कि हम एल्गिन फर्स्ट की चर्चा कर चुका हूँ। एल्गिन द्वितीय, एल्गिन सेकेंड आया। अब एल्गिन सेकेंड के कार्यकाल में क्या हुआ है, तो एल्गिन सेकेंड के कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कि चापेकर बंधु थे। एक चापेकर बंधु थे जो रामकृष्ण और दामोदर दास था। ये दोनों को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसका हत्या करवा दिया था एल्गिन, ठीक है, याद रखिएगा कि हत्या इसका भी हो गया है। किसके द्वारा, तो चापेकर बंधुओं के द्वारा। पूछा जाता है कि चापेकर बंधुओं ने किस वायसराय की हत्या कर दिया, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली चापेकर बंधुओं को याद रखेंगे। रामकृष्ण और दामोदर दास ये चापेकर बंधु कहलाते थे और इन दोनों ने मिल करके एल्गिन की हत्या कर दी थी। तो ठीक है, याद रखेंगे। अब आता है आपका सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति, जिसको हम अभी चर्चा किए थे, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड जो है ना, लॉर्ड कर्जन जो सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे अलोकप्रिय अगर कोई आया तो यही व्यक्ति था, ठीक है। मतलब सबसे कसाई जिसको कहते हैं, अलोकप्रियता का मतलब होता है सबसे निष्ठुर आदमी, यही था, ठीक है। हालांकि इसने क्या क्या किया है ये मैं बता दूं, इससे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसके कार्यकाल में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया, ठीक है। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय आयोग बना, किसकी अध्यक्षता में, तो रैले की अध्यक्षता में, ठीक है। आप याद रखेंगे रैले आयोग, रैले की अध्यक्षता में कौन आयोग बना था, तो विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हम कहते हैं। तो यानी विश्वविद्यालय आयोग किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो रैले। उस समय गवर्नर वायसराय के रूप में कौन था, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दूसरा बात ये पूछा जाता है कि भाई जब आयोग आया तो आयोग के बाद अधिनियम को पारित कर दिया गया, मतलब कानून बना दिया गया। जब पहले आयोग बनता है तब अधिनियम बनता है, याद रखिएगा। तो पहले 1902 में रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना और आयोग बनने के बाद अधिनियम बन गया 1904 में। तो याद रखिएगा कि अधिनियम पूछा जाता है तो 1904 आंसर होता है और आयोग पूछा जाता है तो 1902। याद रखिएगा कि क्योंकि ये पूछा गया है कि रैले की अध्यक्षता में आयोग कब बना, तो 1902। अधिनियम कब बना, तो 1904। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सबसे चर्चित मैं बता चुका हूँ 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन होता है जो कि काफ़ी चर्चित है। तो पूछा गया है
कि भाई बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में कर दिया गया, तो लॉर्ड कर्जन के काल में 1899 से लेकर के 1905 तक इसका जो कार्यकाल रहा, तो इसने पूरा का पूरा बांटने का प्रयास किया, पूरा का पूरा हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास इसने किया, इसीलिए बंगाल को उसने विभाजन किया था। अब बंगाल के विभाजन किया, लेकिन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आगे स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, जो कि मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्वदेशी आंदोलन हुए और लास्ट में जाकर के इसको रद्द भी कराया गया। तो रद्द इसके कार्यकाल में तो नहीं हुआ, लेकिन याद रखेंगे कि बंगाल का विभाजन इसके कार्यकाल में कर दिया गया। तो इतना ही बात आपको पूछा गया है अभी तक, लेकिन सबसे अलोकप्रियता की श्रेणी में पूछा जाता है तो यही था। थोड़ा सा निष्ठुर व्यक्ति था, याद रखेंगे। हालांकि रिपन भी निष्ठुर था, लेकिन वो जो भी करता था उतना बड़ा मतलब काम नहीं किया था जितना कि ये लॉर्ड कर्जन किया था। तो मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल का विभाजन, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाता है 1905 से लेकर के 1910, 1905 से लेकर के 1910। अब ये 1905 से लेकर के 1910 में कौन रहा है, तो लॉर्ड मिंटो रहा है। और मिंटो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि लॉर्ड मिंटो किस लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड मिंटो जो है ना, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही 1906 में मुस्लिम लीग बना था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये मुस्लिमों के लिए देख रेख या मुस्लिमों के हित चाहने के लिए एक संगठन बनाया गया था। जिसका संगठन जो है ना 1906 में बना, तो उस समय वायसराय या गवर्नर कौन था, तो वो आपका था लॉर्ड मिंटो। उसके बाद है 1907 में सूरत फूट हुआ, ये भी आपको पता है। मैं कांग्रेस अधिवेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1907 में सूरत फूट हुआ, तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। क्योंकि मिंटो के कार्यकाल में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस जो है ना बट गया था। तो ऑलरेडी मैं सब चीज़ का चर्चा कर चुका हूँ, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 1909, 1909 तो 1909 भी चर्चा में है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसको हम पृथक निर्वाचन प्रणाली के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, या मर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो मर्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम का देन है पाकिस्तान, तो ये सारे चीज पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर यही होता है लॉर्ड मिंटो। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो। और किस अधिनियम के तहत, तो मर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो ये मेरे ख्याल से आप ध्यान रखेंगे। ये ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए इसको आपको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं होगी। 6 का याद रखिएगा मुस्लिम लीग, 7 का सूरत फूट और 9 का मर्ले मिंटो सुधार। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक चीज और पूछा गया है कि एसपी सिन्हा को प्रथम काउंसिल उस समय बना था, तो उस काउंसिल का गवर्नर बनाया गया था एसपी सिन्हा को। तो ये पूछा गया है कि भारत का प्रथम जो ब्रिटिश काल में जो गवर्नर बने थे वो कौन बने थे, तो यही बने थे एसपी सिन्हा। तो ये याद रखिएगा कि एसपी सिन्हा कई बार आया है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि एसपी सिन्हा जो है गवर्नर के रूप में बने थे सबसे पहले। एसपी सिन्हा उस समय काउंसिलिंग बनाया और काउंसिलिंग का जो गवर्नर बना वो यही एसपी सिन्हा बने थे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है एसपी सिन्हा को। और उसके बाद आ जाता है 1910 से लेकर 1910 से लेकर के 1916। अब 1910 से लेकर के 1916 हॉर्डिंग द्वितीय, मैं हॉर्डिंग प्रथम की चर्चा कर चुका हूं, इसलिए हॉर्डिंग द्वितीय आता है, हॉर्डिंग सेकेंड। अब हॉर्डिंग सेकेंड आता है, तो हॉर्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले दिल्ली में दरबार लगी। सबसे पहला काम हुआ कि पहले हमारा राजधानी कोलकाता हुआ करता था, कोलकाता से चेंज हो गया, दिल्ली कर दिया गया। तो सबसे पहला बात पूछा जाता है कि हमारा जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके कार्यकाल में चेंज हुआ, तो हॉर्डिंग, क्योंकि ये 10 से 16 तक रहा है, तो 11 में चेंज हुआ है। अब 11 में चेंज हुआ तो कौन रहेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग रहेंगे। इसीलिए सबसे पहला राजधानी परिवर्तन आप याद रखेंगे, राजधानी परिवर्तन, ठीक है। कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कोलकाता से चला गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कहते हैं जिसको। अब कोलकाता से दिल्ली चला गया पहला। दिल्ली दरबार कब लगा, तो 1911 में ही 1911 में ही लगाए गए थे। और उसी जॉर्ज पंचम जो आया था ना, उसके भव्य स्वागत के लिए ऐसा किया गया था। परिवर्तन करने का मेन रीजन है जॉर्ज पंचम का स्वागत। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए हमारा जो राजधानी है परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हो करके उसको जो है ना उस समय 1911 में जो है ना ये भव्य स्वागत किए गए थे और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो दिल्ली हमारी राजधानी कब से है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है। हमारा बिहार जो अपना बिहार है, वो बिहार कब अलग होता है, तो इसकी चर्चा भी मैं बता चुका हूँ आपको 1912 में। 1912 में जो है आपका बिहार जो है ना,
बंगाल से अलग हो जाता है, उस समय उड़ीसा हमारे साथ ही रहता है। तो 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को हम डिस्कशन में की क्लास में भी बोले हैं कि 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखेंगे कि 1912 में उस समय जब बंगाल बिहार से अलग हुआ, बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो उस समय हमारा वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 10 से लेकर 16 तक। 10 से लेकर 16 तक याद कर ले कि 10 से 16 तक कौन था? हार्डिंग द्वितीय। अब हार्डिंग द्वितीय था तो आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में राजधानी परिवर्तन इसी के कार्यकाल में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया इसी के कार्यकाल में, ठीक है। जब स्वागत हुआ तो उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि जो कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था, वो रद्द कब हो गया? बंगाल विभाजन कब नहीं हुआ? तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, आपको याद रखिए कि रद्द कर दिया गया 1912 में, ठीक है। 1912 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इसी के कार्यकाल में हुआ। 1916 मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो किसके कार्यकाल में हुआ? हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? तो मदन मोहन मालवीय। उसके बाद है किसके कार्यकाल में हुआ? तो कार्यकाल है आपका कौन सा? कार्यकाल है आपका हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो हम हार्डिंग द्वितीय को एक बार आपको फिर से याद करा देना चाहेंगे। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ इसी के कार्यकाल में, राजधानी परिवर्तन हुई इसी के कार्यकाल में। उसके बाद आपको है राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली हो गया था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया और हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में कर दिया गया। तो हार्डिंग द्वितीय, इन तीनों चीज़ों से याद रखना है। थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखना है कि जिस समय बांकीपुर बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय कौन था गवर्नर? तो यही वायसराय के रूप में हार्डिंग द्वितीय थे। तो बांकीपुर में आपको हम बता चुके हैं कि 1912 में बांकीपुर में जो है ना बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। अब हम आगे आ जाते हैं 1916 से लेकर के 1921, 1916 से लेकर के 1921, 1916 से लेकर 1921 कौन रहता है? तो 1916 से 1921 तक जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। याद रखिएगा कि 1916 से लेकर के 1921। तो आपको भली भांति पता है, मैं गांधी युग में बता चुका हूँ कि रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। उसके बाद है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो आप जब आपको पता होगा कि 1916 से 1921 तक रहा कौन था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई किसके कार्यकाल में रॉलेट एक्ट आया, किसके कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन चला। ये सारी की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए आपको इसको याद रखना बड़ी टफ बात नहीं है। इसलिए असहयोग आंदोलन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड था, क्योंकि उस समय 1920 में ही असहयोग आंदोलन चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, तो उस समय कौन रहा होगा? तो यही रहे होंगे। उसके बाद है आपको होम रूल लीग आंदोलन चला, तो उस समय कौन रहा? तो ये सारे चीज़ आपको पूछा जाता है। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1913 अप्रैल 1919। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1919, 1920 में आपको आता है 1920 असहयोग आंदोलन। तो इतनी सारी घटनाएं जेम्स फोर्ड के साथ शासनकाल में होता है। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से ये बात सारे आपको याद ही होंगे, क्योंकि मैं गांधी युग में ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ। साथ में आपको कांग्रेस अधिवेशन में भी इसकी चर्चा हुई है, तो हर जगह चर्चा हुई है। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो ये चीज़ आपको याद करने में परेशानी कभी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 1926 से लेकर के 1921 के बाद आता है 1926 से लेकर 1931, ठीक है। 1926 से लेकर के 1931। अब 1926 से लेकर के 1931 में जो है क्या क्या घटनाएं घटी, तो आपको पता है इरविन का नाम भी आप सुन चुके हैं। इरविन का नाम भी आप, लॉर्ड इरविन की चर्चा हो चुकी है इरविन पैक्ट के रूप में गांधी युग में, इसीलिए आप इरविन को भी आपको याद रखने में परेशानी आपको नहीं होगी। इरविन के समय क्या क्या हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, आपको पता है, गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में। उसके बाद है गोलमेज सम्मेलन हुए,
1930, 31, 32 में, 30 में हुए, 31 में हुए, 32 में हुए, लेकिन इरविन के कार्यकाल में एक ही होता है 1930 का। याद रखिएगा, सिर्फ 1930 का इरविन के काल में एक गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है, अर्थात गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और उसके बाद है आपको भीमराव अंबेडकर, इनका नाम आता है, तो ध्यान रखेंगे। या पूछा जाता है कि भाई किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन 2 में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे। तो याद रखिएगा, मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया, वो भी कौन करने गए थे नेतृत्व, तो गांधी जी गए थे। तो मेरे ख्याल से ध्यान रखें, वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन सेकेंड जो 1931 में हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद है साइमन कमीशन, इसी के कार्यकाल में आया था साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए बना था, 1927 में बना था, और 1928 में ये भारत आगमन हुआ था, जिसमें गो बैक का नारा लगाया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। हालांकि इसी का विरोध करते हुए वे लाठीचार्ज में मारे भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ध्यान रखेंगे कि लाला लाजपत राय गो बैक का नारा लगाया, और गो बैक का नारा लगाते लगाते उन्होंने विरोध किया, विरोध करने में पुलिस के द्वारा लाठीचार्जों से उनकी हत्या हो गई, मतलब मार दिया गया उनको। तो 1928 में ये भारत आया था, और क्या था ये, तो मैं बता दिया हूं कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में सारे के सारे अंग्रेज थे। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ बिल्ली दूध की रखवाली बिल्ली वाली बात हो गई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप ही नियम बनाएं और आप ही जांच करें, तो क्यों ना उसको अच्छा मानेंगे। क्या बिल्ली को हम कह देंगे कि भाई तू दूध के रखवाली कर ले, तो क्या वो रखवाली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको तो चट जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इरविन से ये सारे चीज पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नेहरू रिपोर्ट आया था इसी के कार्यकाल में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में वो आया था। अब ये नेहरू रिपोर्ट चर्चा में था। अब नेहरू रिपोर्ट क्या था कि जब 1928 में साइमन कमीशन बना, तो उस समय साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो अंग्रेजी लोग बोले कि भाई तुम में हिम्मत है तो तुम कानून बना के बता दो, तुम ही सही से बना के बता दो। तो ये नेहरू जी वही नियम बताए थे कि भाई हमारा देश में शासन कैसे चलेगा, कैसे मतलब व्यवस्था होगी, ये सारे चीज उसने पूरा लिख करके रिपोर्ट एक तैयार किए थे, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। ये मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो है ना, मोतीलाल नेहरू के नाम मतलब उन्होंने बनाया था नेहरू रिपोर्ट। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ये था क्या। अगर ये बात आपको ध्यान है तो आपको सारे बात ध्यान रखेंगे। ये था एक नियम जिसमें ये बताना था कि भाई भारत में शासन व्यवस्था कैसा हो, ठीक है। नेहरू जी मतलब हमारे भारतीयों को जब चैलेंज दिया गया तो नेहरू जी बनाए थे। अब नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान में रखेंगे। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं मैंने बताया, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में भारत में आगमन हुआ, उसका विरोध किया गया, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की हत्या हुई। उसके बाद आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, इसी के कार्यकाल में 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुए, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस तरह से इरविन का कार्यकाल ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला है आपका लॉर्ड विलिंगटन है। लॉर्ड विलिंगटन, अब ये लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 36 तक आते हैं विलिंगटन, 1936 तक। अब लॉर्ड विलिंगटन के काल में क्या क्या हुआ है, ये बात थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। तो सेकेंड और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, सेकेंड और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कह दिए हैं कि भाई विलिंगटन आता है, विलिंगटन के कार्यकाल में तृतीय और दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसी के कार्यकाल में होता है। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता था, ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट को याद रखेंगे विलिंगटन के कार्यकाल में। उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार का सम्मान जो है ना, इसी के कार्यकाल में
देना स्टार्ट हुआ था, जो कि लोग विरोध किए थे कि भाई सांप्रदायिक रूप से चुनाव होगा। पहली बार जो है ना कह दिया कि भाई दलित का चुनाव अलग होगा। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी जी और गुस्सा आ गए, और जिसके कारण है गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वापस आ गए, कह के भैया हमको नहीं करवाना है आपका गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। क्योंकि ये गए थे समझौता के लिए, और समझौता नहीं हो पाया। तो इसीलिए नहीं हो पाया कि भाई अंग्रेजों का कहना है कि भाई अब दलित का मुस्लिम का तो करिए दिए थे अलग, क्योंकि मुस्लिम को आपको पता है कि मरले मिंटो सुधार के अधिनियम के जरिए, और कांग्रेस को लास्ट में मानना भी पड़ गया था 1916 के अधिवेशन में, क्योंकि नहीं मानते तो ये आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए, खिलाफत आंदोलन चला, वो सब नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ तो हो ही गया था, अब दूसरा तरफ बांटने का था दलित, कि दलितों को भी अलग कर दो। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी वहां से गुस्सा फुस्सा करके चलो, अर्थात गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वापस आ गए। तो मेरे ख्याल से ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि भाई गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा था काहे असफल रहा, काहे गांधी जी वापस आ गए, ठीक है। अब हम आप बात करेंगे अगला द्वितीय 1936 से लेकर के 1944 तक का। 1936 से लेकर के 44 तक। अब 1936 से लेकर 44 तक कौन रहा, तो आपको 1936 से 44 तक लॉर्ड लिनलिथगो था, लिनलिथगो, ठीक है। अब ये लिनलिथगो क्यों प्रचलित था थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको पता है कि 36 से लेकर 44 आता है, तो उसके बीच में 39 भी आएगा। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में और खत्म 45 में हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो क्या किया कि अंग्रेज ने बिना पूछे कह दिया कि भारतीय भी इसमें शामिल है विश्व युद्ध में। अब आ गया कांग्रेस को गुस्सा, कहा कि लो हम त्यागे पत्र दे देते हैं, हमारा सरकार नहीं रहेगा यहाँ। सरकार कोई भी जो भी सरकार बना था उसको क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब सरकार गिर गई। तो उस समय मुस्लिम लीग ने क्या दिया, मुक्ति दिवस मनाया 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि भाई हमारा सरकार हो। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय मुस्लिम लीग खुश होकर के क्या मनाया, आपको याद रखना है, मुक्ति दिवस। क्या मनाया, मुक्ति दिवस। तो मेरे ख्याल से यह ध्यान रखेंगे कि मुक्ति दिवस किसके कार्यकाल में मनाया गया, मुस्लिम लीगों के द्वारा। तो 1940 में, ठीक है। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय को घोषणा जब कर दिया, तो ये घोषणा सुनते ही कांग्रेस त्याग पत्र देता है। जैसे ही कांग्रेस त्याग पत्र देता है, वैसे ही 1940 में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखेंगे कि ये सारी घटनाएं जो है ना किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में ही होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 9 अगस्त को सबको जेल में भर करके बंद कर दिया गया था। ये बात आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। 39 की बात, 40 की बात और 42 की बात, ठीक है। ये सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मतलब उस समय कार्यकाल के दौरान कौन वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो से आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद है 1944 से 1947 बेवेल आता है। 1944 से लेकर के 1947 आ गए हैं। अब हम आज़ादी तक, ठीक है। 1944 से 1947 तक, यानी 1944 से 1947 तक कौन रहता है, लॉर्ड बेवेल, ठीक है। एक चीज और याद रख लीजिए, एक चीज और याद कर लीजिए कि जब 1942 था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा जाता। तो उसी समय चुनाव हो गया था। अब चुनाव होने के कारण उस समय उसका सत्ता परिवर्तन हो गया, विंस्टन चर्चिल आ गया था। तो पूछा जाता है कि जब 1942 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ या हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो ये विंस्टन चर्चिल को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेंगे बेवेल की बात। तो बेवेल में जो है, बेवेल के घटना में आपको CR फार्मूला, CC फार्मूला है, चक्रवर्ती राजगोपाली फार्मूला आया 1944 में, याद रखेंगे। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। अब इन चीज़ों का चर्चा हम अगली बार कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम टाइम के कमी के कारण हम आगे जल्दी बढ़ जा रहे हैं। आगे है 1944 में आता है CC फार्मूला, 1945 में होता है शिमला सम्मेलन। तो किसके कार्यकाल में हुआ, बेवेल के कार्यकाल में। उसके बाद कार्यवाही दिवस मनाते हैं मुस्लिम लीगों के द्वारा 1946 में, ये इसके कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है 1946 के बाद नौसेना विद्रोह होता है, तो इसी के कार्यकाल में होता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, CC चक्रवर्ती राजगोपाली फार्मूला आता है,
शिमला सम्मेलन होता है। शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन में फ़र्क है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि शिमला सम्मेलन जो है आपका ये 1945 में हुआ है, लेकिन शिमला समझौता 1972 में हुआ है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ है, इसलिए इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। शिमला समझौता कब हुआ है और शिमला सम्मेलन कब हुआ है। कभी कभी सजाने में आ जाता है कि भाई इस डेट के अनुकाल सजाइए। शिमला समझौता वहाँ पे होता है, आप समझ लेते हैं शिमला सम्मेलन। इसीलिए बात ध्यान में रखिएगा कि शिमला सम्मेलन अलग है और शिमला समझौता अलग है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये बात ध्यान में कर लेंगे। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था, ये भी बात आप ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद 3 जून योजना भी इसी के कार्यकाल में आया। 3 जून का योजना जो है ना, 3 जून को ये बन गया। ब्रिटिश ने बोल दिया कि भाई जून में हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। जून 1948 में हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र। जून 1948 में स्वतंत्र करने की बात 3 जून को ये फैसला तय हुआ। अब उसके बाद उससे पहले ही भारत आज़ाद होता है। ये नहीं कि हाँ सर आप बोल रहे हैं कि 1948 में बोला था तो भाई 47 में आज़ाद हो गया, तो ये बात ध्यान कर लीजिए। उससे पहले आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हो गया 1948 में। लेकिन 3 जून योजना में ये लिखा गया था कि हम भारत को जून 1948 में आज़ाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही आज़ाद हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। अब जब 1947 आता है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है ना, फिर से वायसराय को हटा दिया। अब ये वायसराय हट करके वायसराय हट गया। अब हम वायसराय को खत्म कर चुके हैं। वायसराय हट करके अब आ जाता है फिर से, ठीक है, फिर से गवर्नर जनरल आ जाता है। क्या आ जाता है, ठीक है, गवर्नर जनरल आ जाता है। याद रखिए, क्या कौन आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम वायसराय को खत्म किए हैं। अब आ गए फिर से भारत में गवर्नर जनरल। तो पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन बना था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। यही एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि भाई विलियम बेंटिक एक बार पढ़ लिए, एक बार पढ़ रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये कौन सा तरीका। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर से गवर्नर जनरल बना, और फिर से गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना। और बेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, क्योंकि वायसराय के रूप में आया था, ठीक है, और वायसराय के बाद वो बन गया गवर्नर जनरल। आगे समझ में। अब वायसराय अंतिम पूछेगा तो आपको है लॉर्ड माउंटबेटन। शुरुआत स्वतंत्र भारत का अंतिम में वायसराय आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 48 में आते हैं। तो भारत में मात्र एक ही व्यक्ति है जो गवर्नर के पद पर आए हैं। 1948 से 1950 तक रहे हैं। 1950 में आ जाता है, आपका राष्ट्रपति बन जाता है। उस पद को खत्म कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस समय से चल रहा है, जो कि अभी हमारे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रथम बार बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन बातों से हम खत्म करते हैं गवर्नर के कार्यकाल और वायसराय के कार्यकाल और गवर्नर जनरल के काल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी दिक्कत रह गए, तो आप 2 से 3 बार देखें, 100% क्लियर हो जाएगा। जय